हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती धारा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं और इसका फॉर्मूला आपको डेरिवेशन, इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके 5 नंबर वाले टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप समझेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका हमने यही चैप्टर है प्रतिवर्ती धारा, जिसका हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराया था। तो मैं सोच रहा हूं कि वन शॉट वीडियो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ बीच बीच में कभी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको भी करा दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट ये भी है तो 3-4 इसके भी टॉपिक हैं, वो कंप्लीट भी हो जाएंगे और आपका वन शॉट वीडियो भी चलता रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम समझते हैं पहले। तो सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप समझते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखिए इसका मतलब क्या है कि प्रतिवर्ती धारा मतलब क्या होता है। प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी। ठीक है, एसी करंट। ठीक है, तो आप समझते हैं। देखिए अल्टरनेट करंट होता है, तो देखिए एसी की जो चलता है ना, तो कैसे चलता है, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ही चलता है। जो एसी धारा चलती है, जो मतलब प्रतिवर्ती धारा जो चलता है वो इस प्रकार अल्टरनेट ही इस तरीके से चलता है। तो इसका एक पूर्ण चक्र क्या होगा, यहां से अगर चलना प्रारंभ किया और यहां तक आया तो ये इसका पूर्ण चक्र नहीं हुआ। ये ऊपर से नीचे गया फिर से यहां पे आया तो ये इसका पूर्ण चक्र हुआ। फिर से एक और ये पूर्ण चक्र हुआ। ठीक है, तो ये यहां से लेकर यहां तक आया तो ये ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, ये बात हम जानते हैं। तो देखिए एक ये पूर्ण चक्र है यहां से लेकर यहां तक। तो यहां पे यही बात बताया जाता है कि एक पूर्ण चक्र में जो धारा होता है उसके वर्ग के माध्य के वर्गमूल को, उसके धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। बात समझ में आई? हमने क्या बताया, ये एक क्या है, ये एक पूर्ण चक्र है। ये एक क्या है, पूर्ण चक्र है। ठीक है, ये एक पूर्ण चक्र है और ये है धारा। ठीक है, ये है धारा, इसको वर्ग कहते हैं। अगर स्क्वायर कर दे तो हम इसको वर्ग कहते हैं। और ये रूट है, रूट को हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। समझिएगा। देखिए डेफिनेशन रटना ही अच्छी बात नहीं होती है, इसको समझकर याद करना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इनको पढ़े होंगे बट उनको परिभाषा रटना पड़ा होगा, तो समझिए आपको याद हो जाएगा। हमने क्या कहा कि एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के वर्गमूल को, हमने क्या बताया कि एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को धारा का मतलब प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। बात समझ में आई आपको? हमने क्या बताया, एक बार और समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे हमने कहा कि एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अब वही बात हमने परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एक माध्य का प्रयोग किया जा रहा है। हमने कहा ना कि एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वो माध्य कब आपको समझ में आएगा? ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। जो माध्य है ना वो पीछे आप पढ़े होते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आता। बट हम तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न पढ़ रहे हैं, तो जितना संभव हो रहा है उतना मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर इस चैप्टर का मैंने पहले ही आपसे कहा है कि देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको बेसिक से ना पता हो तो आपको इस चैप्टर में समझने में बहुत ही परेशानी आएगी। हम कह सकते हैं बहुत ही। बट फिर भी मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इस चैप्टर का बेसिक नहीं पता होगा, फिर भी वो वीडियो देख रहे हैं।
इस आशा से कि वो मुझसे पढ़ेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। और इसी सोच के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और जितना हो सकेगा मैं बेसिक भी बात बता दूंगा, जिससे आपको इस चीज़ों को समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा आप लिख देंगे कि एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग माध्य, मतलब धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं। इसको IRMS से प्रदर्शित करते हैं। किसको? प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान को IRMS से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I0 बाई क्या होता है, रूट में 2 होता है। यह आप फॉर्मूला याद रखेंगे। इसी फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना होता है। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, देखिए ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे बेसिक हैं जिनको हमें जानना चाहिए। ठीक है, मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। देखिए ये डेरिवेशन, ये जो व्यंजक है ना, यही ज्ञात करना इंपॉर्टेंट है। परिभाषा तो हमने बता दिया, परिभाषा 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है, परंतु प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इस प्रकार 5 नंबर में पूछा जाता है। तो समझिएगा, देखिए चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है कि जो प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान होता है वो क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा ना, वर्गमूल है। ठीक है, धारा का वर्ग है तो धारा के वर्ग के वर्गमूल के, ठीक है, बट यहाँ पे एक समाकलन होता है 0 to t के सापेक्ष। क्या होता है, 0 to t के सापेक्ष एक समाकलन होता है, और समाकलन में dt भी लगता है, और यहाँ पे एक t भी आता है। ठीक है, तो इतनी ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये जब धारा का मतलब प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आएगा। औसत मान हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो औसत मान भी 2 तरीके से निकाला जाता है। एक मेथड है, पहला मेथड जिसमें शून्य आता है, और एक मेथड है समाकलन के मेथड। ठीक है, तो समाकलन जब हम करते हैं तब जाकर ये हमें फॉर्मूला मिलता है। बट अभी के लिए मैं यही कहूँगा, आप याद रखेंगे कि ये वर्गमूल है और वर्गमूल के समाकलन किया जा रहा है। ठीक है, 0 क्या है, प्रारंभिक है, और t क्या है, अंतिम है। ठीक है, मतलब t क्या है, टाइम ही है। ठीक है, I स्क्वायर, ये I स्क्वायर है। ठीक है, मतलब प्रत्यवर्ती धारा है, और dt ये समाकलन किया जा रहा है इसलिए, और t क्या है, समय है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, उसके बाद डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इसी को, इसका ही मानना चाहिए, इसका मान हमें लाना है I0 बाई रूट में 2 हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम पहले करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्गमूल को अगर हमने हटा दिया तो इनका आसानी से हम कुछ कर सकते हैं इसको आगे प्रूफ करने के लिए वो। ठीक है, इसलिए तो अगर हम इसका करते हैं तो ये I स्क्वायर RMS आ जाएगा। ठीक है, और समझिएगा ये देखिए, अगर वर्गमूल होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना, हम जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 0 to t आएगा, और ये क्या आ गया, I स्क्वायर आएगा, और ये dt आ जाएगा। ठीक है, तो dt हमने लिख दिया, अब बाई t है तो t हमने लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं जी। देखिए एक एक बात आपको समझते हुए चलना है, नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही हार्ड है, इतना आसानी से समझ में नहीं आता है। अब समझिए, देखिए ये 1, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये t है ना, तो t इधर क्या है, कांस्टेंट है, और समाकलन के अंदर यदि कांस्टेंट होता है, नियत होता है, तो उसको हम बाहर ला देते हैं, तो ये 1/t बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे समाकलन 0 to t लिख दिया, I स्क्वायर dt है ना, I स्क्वायर dt बचा, तो देखिए I स्क्वायर का हमें पता मान, देखिए हमें एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि I इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा t, ये बात आपको पता होना चाहिए। जहां पर I0 क्या है, I0 है जो क्या होता है, धारा का शिखर मान है। ठीक है, क्या है, प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान है, और ये ओमेगा क्या है, ओमेगा t क्या है, ये है कालांतर, या हम कला भी कह सकते हैं। तो धारा का जो शिखर मान है, कालांतर क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें हैं।
अब ये सब हम समझाएंगे नहीं, ठीक है, ये उतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है, परंतु हाँ धारा का शिखर मान पूछा जाता है 2 नंबर में। तो वो जब हम वन शॉट इस चैप्टर का वीडियो लाएंगे तो उसमें हम इसको बता देंगे। तो हमने ये जाना कि I = I0 sin ω t होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे I है तो I की जगह पर हम इतना रख सकते हैं, तो वही हम रख दे रहे हैं कि I की जगह पर हम लिखेंगे I0 sin ω t, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे इंटू dt हमने कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको नोट्स में आप साइड में रखेंगे याद इसको। आगे हम पढ़ते हैं, ये I² RMS ये हमने लिख दिया और ये 1/t हमने लिख दिया। एक और बात समझिएगा, ये स्क्वायर जाएगा, देखिए अगर हम ध्यान से थोड़ा समझें तो ये स्क्वायर इस I पर भी है, ठीक है, और ये sin ω t पर भी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको इस पर भी है और sin स्क्वायर ω t पर भी है। अब देखिए ये जो क्या है, धारा का शिखर मान है जो है I0, ठीक है, I0 स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, नियत है, इसका मान होता है। तो इसको भी बाहर ला देते हैं, समाकलन से बाहर ला देंगे तो ये I0 1 में गुणा कराएगा तो I0 ही होगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं I0 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? I0 का स्क्वायर लिख दिया। और अंदर क्या बचा? अंदर बचा ये समाकलन है तो समाकलन हम लिख देंगे 0 to t। अब देखिए ये तो बाहर निकल गया तो ये बचा sin स्क्वायर ω t, ये हमने लिख दिया। और इसके बाद dt है तो dt हमने लिख दिया। इतनी बात समझ में आ रहा है? और नीचे एक और हम कर लेते हैं, ठीक है, जगह अभी बहुत ज़्यादा चाहिए। इतना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे I² RMS = ये I0 का स्क्वायर बाई t हो गया, ये हमने लिख दिया। और ये क्या है, समाकलन 0 to t हमने लिख दिया। उसके बाद साइन स्क्वायर टी, ये ω t है। एक बात याद रखेंगे, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर यदि थीटा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/cos 2θ/2 होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा = होता है 1 - cos 2θ/2 होता है। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। ये सब जब आप समाकलन अवकलन पढ़ेंगे तो आपको, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है। मैंने खुद मैथ से पढ़ाई किया हुआ है, मुझे पता है। बट हाँ, मेरा मैथ उतना जो अच्छा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा वीक है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है जितना मुझे लगता है मेरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इसीलिए मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ। तो फिर भी आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, मुझे पता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम देखें साइन स्क्वायर ω t को हम थीटा मान लेते हैं, थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा = हम क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 2θ/2 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, साइन की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 - cos और फिर से 2 और थीटा क्या है? ω t है, तो ω t लिख देंगे। अब बटे हम क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। ये हमने इतना लिख दिया। और ये क्या है? dt समाकलन है, ये हमने लिख दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए वही बात आया है, हमने 1 लिख दिया, cos की जगह पर cos और 2 अलग से आया है, 2 ऊपर नीचे, तो हमने 2 लिखा है और थीटा के जगह पर ω t लिख दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डेरिवेशन इजी नहीं है, समझते हुए चलेंगे हम। देखिए इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लिखेंगे I² RMS = I0 स्क्वायर बाई t हो जाएगा। फिर से समाकलन है तो हम समाकलन दे देते हैं 0 to t। उसके बाद 1 है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये जो है ये 2 इधर, देखिए 2 कांस्टेंट है ना, नियत है, तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो जब ये बाहर आएगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 - और cos 2ω t हो जाएगा, cos 2ω t हो जाएगा, इंटू dt हो गया। यही तो होगा, ठीक है। ये 2 बस केवल बाहर निकल गया, 1 - cos 2ω t/dt हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों का हम समाकलन करते हैं। तो जब हम इनका समाकलन करेंगे तो I² RMS = I0/2t। अब देखिए 1/, देखिए जब हम इनका समाकलन करते हैं
तो आपको पता होगा यदि हम 1 का समाकलन करते हैं तो 1 का यदि हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा t। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए आपको पता होगा समाकलन 1 dt अगर है, ये समाकलन 1 dt का हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि dx समाकलन dx इक्वल टू होता है x। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है कि नहीं है, तो यदि dx का हम समाकलन करते हैं तो x आता है, उसी प्रकार dt का समाकलन करेंगे तो t आएगा। समझ पा रहे हैं? जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, dt के सापेक्ष कर रहे हैं तो t आ रहा है। ठीक है, और जो बायोलॉजी के होंगे वो मान लेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें उनको माननी पड़ेगी कि ऐसा होता है और उनको याद रखना होगा ये सभी पॉइंट्स। ठीक है, तो ये 1 का अगर समाकलन करते हैं तो t आ जाता है। ठीक है, उसके बाद माइनस हम लिखेंगे, उसके बाद cos 2 ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, cos थीटा, देखिए cos 2 ओमेगा टी, जो cos का यदि समाकलन करते हैं तो साइन आता है, साइन ओमेगा साइन 2 थीटा, मतलब cos का यदि हम समाकलन करेंगे तो साइन आता है, तो साइन 2 हमें थीटा डब्ल्यू टी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो t का गुणांक होता है, जैसे 2 ओमेगा है, ये नीचे आ जाता है। ये आपको पता होगा, जो भी चीज़ गुणांक होता है, ठीक है, वो जस्ट नीचे भी लिखा जाता है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, और ये 0 to t था ना, तो ये हम लिख देंगे न्यूनतम और उच्चतम हो गया। ठीक है, प्रारंभिक है समय 0 है, अंतिम समय क्या है? t है, ये हमने लिख दिया। देखिए इतनी चीज़ों को बायोलॉजी वाले को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये इसको याद रखेंगे कि इस स्टेप के बाद ये हमें लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई स्क्वायर, अब ये हम लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। और यहाँ पे अब ध्यान से समझेंगे, अब हम क्या करते हैं कि इस t का अब हम उच्चतम और न्यूनतम मान को रखते हैं। तो यदि हम उच्चतम मान को रखते हैं तो t के जगह पर ये t हो जाएगा, t के जगह पर t हम लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल T, और साइन है तो साइन 2 ओमेगा, और t के जगह पर ये t लिख देंगे, t हमने लिख दिया। भाई 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा हमने लिख दिया। ठीक है, अब समझते हैं नहीं, और ये तो उच्चतम के लिए केवल रखा। देखिए उच्चतम के लिए मान हमने रख दिया, फिर से माइनस, और न्यूनतम 0 के लिए रखेंगे तो 0 के लिए t के जगह पर 0 हो जाएगा, और फिर से साइन 2 ओमेगा, t के जगह पर फिर से हम 0 रखते हैं तो इन सभी का मान 0 आ जाएगा, और इसका मान 0 है ही, तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे 0 ही होगा। अगर हम उच्चतम के लिए रखें तो इतना होगा, और न्यूनतम अगर 0 के लिए इन पर मान रखें तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, तो हम देख रहे हैं कि आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2t हो गया। ठीक है, और यहाँ पे t माइनस, अब देखिए साइन 2 ओमेगा है, ओमेगा का फॉर्मूला एक याद रखेंगे आप, ये ओमेगा है ना, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी होता है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्लास 11th में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, ये बात आप याद रखेंगे। ये सब क्लास 11th का हमने पढ़ाई कराया हुआ है। ठीक है, अब नहीं पढ़े हैं तो अब मेरी गलती तो नहीं है। ठीक है, बट मैं ये कर सकता हूँ कि आपको इंस्ट्रूमेंट जो टूल्स हैं वो मैं बता सकता हूँ, जो फॉर्मूले हो मैं बता सकता हूँ, कि जिससे आपको परेशानी ना हो, आप मान ले कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू हमें ये फॉर्मूला पता है, अगर हम मान रखते हैं तो ये तो 2 है तो 2 हमने रख दिया, ओमेगा इक्वल टू क्या है 2 पाई बाई टी हमने रख दिया, फिर से t है तो ये हमने t रख दिया, अब बटे 2 ओमेगा है तो ओमेगा हमने रख दिया। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए इस t से ये t कैंसिल हो गया, इस t से ये t कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर से आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t t माइनस, अब देखिए ये साइन है 2 दूना 4 तो 4 पाई हो जाएगा, तो साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा है, डब्लू नहीं समझना है, डब्लू की तरफ बना रहे हैं, बट ओमेगा वास्तव में ऐसे ही बनता है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है।
अब समझते हैं, देखिए अब क्या आपको समझना है। अब हमें साइन 4 पाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक बात आपको याद रखना है, ये सब जब मैथ आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, ठीक है, ट्रिक कुछ बताया जाता है। तो जैसे साइन 4 पाई है, तो साइन के बाद देखिए अगर पाई के साथ यदि सम संख्या हो तो कभी भी जो मान आता है वो शून्य आता है। जैसे साइन 4 पाई है तो उसी प्रकार साइन 2 पाई होगा, या 2 के जगह पर 6 होता, 8 होता, 10 होता, 12 होता, 14 होता, मतलब कोई भी सम संख्या होता। याद रखेंगे साइन और पाई के साथ अगर सम संख्या जुड़ा है, ठीक है, गुणांक में, तो उसका मान शून्य होता है। तो साइन 4 पाई का मान क्या भी होगा, शून्य होगा। ये हम ट्रिक से जानते हैं, ये आप निकाल भी सकते हैं, बट ये एक ट्रिक है, ठीक है, जिससे आप याद रख सकते हैं। तो साइन 4 पाई है तो 4 एक सम संख्या है, इसका मतलब ये टोटल मान शून्य हो जाएगा। तो जब इनका मान टोटल शून्य होता है तो देखिए आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इक्वल टू टी हमने लिख दिया, और इसका मान टोटल शून्य होता है और डी ओमेगा हमने लिख दिया। अब देखिए अगर जीरो में हम 2 ओमेगा से भाग देंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, ये टोटल जीरो हो गया। अब हमारा क्या बचा, ये तो साइड में आप याद रखेंगे, ठीक है, इतना साइड में। अब समझिए आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t है तो 2t हमने रख दिया, फिर से 1 अपन गुणा में क्या है t है, और ये टोटल जीरो हो गया। इतना तो सब जीरो हो गया, यह बात आप समझ रहे हैं। अब समझिएगा अगर ये इसमें गुणा कराता है तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू ये आई नॉट स्क्वायर बाई टी हो जाएगा और 2t हो गया, ऐसा हो जाएगा। अब समझते हैं ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा ये आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाई 2 बचा। अब देखिए हमें मान किसका चाहिए, केवल आई आर एम एस का मान चाहिए। ये आई स्क्वायर आर एम एस का मान है ना, तो इस स्क्वायर को हम बराबर के इधर भेजते हैं। तो हम जानते हैं जब वर्ग जाता है बराबर के उधर तो वर्गमूल बनाता है। तो जब आई आर एम एस इक्वल टू ये इधर जाएगा तो वर्गमूल बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अब समझते हैं। देखिए ये वो वर्गमूल है, ये आई पर भी, आई नॉट स्क्वायर पर भी है और √2 पर भी है। तो देखिए ये वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बट किसके लिए, आई नॉट स्क्वायर के लिए कैंसिल होगा, इस पर तो अभी भी है, ठीक है। तो यही बात हम फिर से लिखेंगे, आई आर एम एस इक्वल टू, अब क्या बचेगा यहाँ पे आई नॉट, अब बटे इसके लिए तो अभी भी रूट है ही, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर है। ये आपका प्रूफ हो गया कि नहीं, फॉर्मूला आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई √2, यही है आई नॉट √2 है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अदरवाइज देखिए 1/√2 का एक और मान होता है, यदि कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले तो आपको याद रखना है आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट, ये भी आप मान को कह सकते हैं, ठीक है। ये आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यदि कोई फॉर्मूला है जिसमें पूछ दिया प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, और उसमें आपको शिखर मान का मान दिया है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और इतना, ये 1/√2 का मान इतना पता है और धारा के शिखर मान से आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक से आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य आपका फॉर्मूला होता है। देखना है कितना बड़ा डेरिवेशन है। देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने तो छोटी छोटी बातें भी आपको बताया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मुझे लगता है इतना आसानी से आपको कहीं मुझे नहीं लगता है कि मतलब मिलेगा। छोटी छोटी बातें भी हमने बताया कि कहाँ से कौन फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ों को मान लेते हैं बायोलॉजी की स्टूडेंट है तो आपको नहीं पता है तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है अच्छे से हमने आपको समझा दिया है और आपको समझ में भी आया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तो सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और खासकर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो सपोर्ट करिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको
इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें। और यदि आप चैनल पर नए हो और आप पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।